अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक इनपुट्स टू ओशन। एमिशंस फ्रॉम ओशन टू एटमॉस्फेयर की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एटमॉस्फेरिक इनपुट्स टू ओशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसके थ्रू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ओशन में एंटर होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और आयरन आ जाते हैं। पहले हम नाइट्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओशन की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा रोल होता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए उन्हें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें एक न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डीएनए और प्रोटीन का एक मेन कंपोनेंट होता है। तो अगर नाइट्रोजन की अमाउंट ओशन के अंदर कम होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल वो भी कम हो जाती है। उसके अलावा इसके अंदर कुछ दूसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि फॉस्फोरस और सिलिकॉन भी चाहिए होते हैं, लेकिन वो मेनली एटमॉस्फेयर से नहीं आते हैं, वो रिवर रन ऑफ और वेदरिंग ऑफ रॉक से आते हैं, इसलिए उनको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये जो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं ये जगह के लिहाज से और सीजन के लिहाज से वेरी कर सकती है, और उस हिसाब से इसका फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ और ओवरऑल ओशन प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट होता है। जैसे कि जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वहाँ पर न्यूट्रिएंट लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, और वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, जबकि जो ओपन ओशन एरियाज होते हैं वहाँ पर न्यूट्रिएंट लेवल कम होता है और वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। इस तरह से सीजनल चेंजेस का भी जो है वो अफेक्ट होता है। सोर्सेज, अच्छा, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनपुट्स हैं ये पहले से कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे कि कंबशन प्रोसेसेस की वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिलीज़ होते हैं। उसके अलावा इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो है वो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स का जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी वजह से अमोनिया एमिशंस होती हैं। तो इन सब रीजंस की वजह से जो टोटल एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डेपोजिशन है वो तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गई है लास्ट सेंचुरी से, अगर हम उसको कंपेयर करें नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस से। तो उसके अलावा एक तो ये सोर्स हो गया, उसके अलावा दूसरा एक मेन सोर्स है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो कि एरोसोल्स और रेन वाटर से आ रही है। अब यहाँ पर थोड़े से इसके बारे में रिसर्च की ज़रूरत है एटमॉस्फेरिक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन के सोर्सेज और बायो अवेलेबिलिटी के लिए। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अभी तो हमने बात की कि ये रेन वाटर और एरोसोल से आ रही है, फिर इसके कौन से सोर्सेज का हमें पता लगाना है। तो हमें ये एक्चुअली इसके अंदर हमें ये सही से नहीं पता कि ये जो आ रही है इसका एग्जैक्ट सोर्स क्या है, मतलब नेचुरल सोर्सेज हैं या मैनमेड सोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हमें नहीं पता। तो इस वजह से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि नाइट्रोजन इनपुट पर ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है। तो इसके लिए हमें इसका सही से सोर्स पता होना ज़रूरी है। उसके अलावा बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है कि कितनी आसानी से ओशन में ऑर्गेनिज्म इसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा द रोल ऑफ नाइट्रोजन इन क्लाउड वाटर प्रोसेसेस, के क्लाउड की फॉर्मेशन और उसके बिहेवियर पे नाइट्रोजन का क्या इन्फ्लुएंस है, और उसके अलावा एरोसोल लाइट स्कैटरिंग में इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोसोल्स हैं वो किस तरह से स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट को इम्पैक्ट करते हैं और किस तरह से फिर जो है वो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। नाइट्रोजन असेसमेंट, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन असेसमेंट थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है। उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो इनपुट्स हैं ये इरेगुलर होते हैं और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ओशन होते हैं, अनलाइक रिवर इनपुट्स जो हैं वो कंटिन्यूस होते हैं, यानी नाइट्रोजन जो रिवर के थ्रू आ रही है वो एक तरीके से आ रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि उसको पता लगाना तो ईजी होता है, जबकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये एक अनप्रिडिक्टेबल और अनइवन पैटर्न से आती है, इसलिए इसको असेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, इवन दो इसको असेस करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसका हम इमीडिएट इम्पैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि ओशन की प्रोडक्टिविटी पे होता है, क्योंकि जो मेनली जो ओशन की जो प्राइमरी प्रोडक्शन हो रही है वो डीप वाटर नाइट्रेट पे ज़्यादा रिलाई करती है, डीप वाटर नाइट्रेट को वो यूज़ करते हुए हो रही है। इसलिए अगर जो है इसकी अमाउंट एकदम से डेपोजिशन अगर नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाती है तो उसका फ़ौरन से प्राइमरी प्रोडक्शन पे असर नहीं पड़ता है। सीजनल इफेक्ट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, अच्छा, अब हाई एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डेपोजिशन इवेंट्स पर्टिकुलरली ड्यूरिंग समर। समर में क्यों, क्योंकि समर में क्या है कि वाटर स्ट्रेटिफाइड हो जाता है, कि वाटर की जो लेयर्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, कि जो सरफेस वाटर है वो सेपरेट हो जाता है और जो डीप वाटर है जिसमें न्यूट्रिएंट रिच लेयर्स होती हैं वो सेपरेट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जब नाइट्रोजन डेपोजिशन होती है, ज़्यादा नाइट्रोजन डेपोजिशन होती है, तो ऐसे टाइम पे क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ को बूस्ट मिलता है। उसके अलावा जो लो सरफेस न्यूट्रिएंट्स रीजन्स होते हैं जहाँ पर पहले ही सरफेस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते हैं, वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी अगर ज़्यादा एकदम से नाइट्रोजन डेपोजिशन होगी तो वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होगी।
लॉन्ग टर्म नाइट्रोजन बैलेंस। अच्छा, जो ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन है ये कंटिन्यूसली ओशन की सरफेस से डीप लेयर्स में जा रही होती है, तो अब वो जो खाली जगह रह जाती है उसको पुर करने के लिए हमें मजीद नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ओशन इकोसिस्टम में। ठीक है, तो इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनपुट्स और जो रिवर इनपुट्स हैं ये मिलके क्या करते हैं, इस बैलेंस को मेंटेन करते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डेपोजिशन इन कोस्टल वाटर्स। कोस्टल वाटर्स में जो ये डेपोजिशन है ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये जो लैंड डिराइव्ड नाइट्रोजन है जो कि लैंड से आ रही है, जैसे कि रन ऑफ से आ रही है, रन ऑफ वगैरह से आ रही है, और सी सॉल्ट से क्या है ये यहाँ पर ये रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी डेपोजिशन डिफरेंट होती है। उसके अलावा यहाँ पर एक मजीद एक एडिशनल प्रेशर आ जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कि कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, कोस्टल रीजन्स में क्या होता है कि जो वेस्ट डिस्चार्ज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से या ओवर फिशिंग की वजह से होता है, उसकी वजह से फिर जो ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि अभी तक हम बात करें कि एटमॉस्फेयर से ओशन के अंदर हमारी नाइट्रोजन आ रही है, लेकिन अगर क्या होता है कि अमोनिया की अगर जो है वो कंसंट्रेशन ओशन के अंदर ज़्यादा हो जाती है और एटमॉस्फेयर के अंदर कम होती है, तो ये ओशन से अमोनिया वापस जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर भी आ जाता है। तो इस फ्लक्स को हमने ध्यान में रखना होता है कि जब हम नाइट्रोजन बजट्स को क्रिएट करते हैं, जब हम नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें इस इनफ्लक्स को भी ध्यान में रखना होता है। चैलेंजेस इन क्वांटिफाइंग इनपुट्स। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनपुट्स को जो है वो क्वांटिफाई करना, उनको पढ़ना, उनको मैयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। उसकी वजह ये है कि कोस्टल रीजन्स के अंदर खास तौर पे क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जैसे हमने पहले बात की। उसके अलावा ये क्या है कि स्पेसिफिक लोकेशंस पे नहीं आ रही है, यहाँ पर नाइट्रोजन स्पेसिफिक लोकेशंस पे नहीं आ रही। रिवर से तो एक स्पेसिफिक लोकेशन में आ रही है, जबकि यहाँ पर जो ये इनपुट्स हैं ये इरेगुलर हैं, और इसलिए जो है इसको थोड़ा सा क्वांटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हायर डेपोजिशन रेट्स इन कोस्टल रीजन्स। अच्छा, यहाँ पर जैसे हमने पहले भी बात की कि कोस्टल रीजन्स में ज़्यादा डेपोजिशन होती है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनपुट्स हैं इनका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कोस्टल वाटर के अंदर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कहते हैं सपोर्ट करने में ज़्यादा रोल होता है देन इन ऑफशोर रीजन्स। यहाँ पर अब हम नॉर्थ सी की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर जो टोटल नाइट्रोजन इनपुट है तकरीबन 25% वो एटमॉस्फेयर से आ रहा है, और इस तरह से नाइट्रोजन डेपोजिशन रेट्स कुछ कोस्टल रीजन जैसे कि साउदर्न नॉर्थ सी में भी ज़्यादा होते हैं ओपन ओशन के, अगर हम निस्बत बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर वही कंपैरिजन पेश किया हुआ है कि 4 टाइम्स हायर दैन सेंट्रल नॉर्थ अटलांटिक और 10 टाइम्स हायर दैन साउदर्न इंडियन ओशन। इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम डेपोजिशन इवेंट्स इन कोस्टल रीजन। अब ये जो क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा डेपोजिशन हो रही है कोस्टल एरियाज़ में, इसका फिर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पे भी अफेक्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे हैं इन इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए, और किस तरह से हम ये जो इमिशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मतलब स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आयरन। आयरन में हम पहले थोड़ी सी डस्ट की बात करेंगे कि डस्ट जो है वो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। डस्ट वो इस तरह से कि डस्ट क्या करती है, ये सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब और स्कैटर करती है, जिसकी वजह से फिर क्या है कि अर्थ सरफेस पे कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, और कुछ अर्से से हम देख रहे हैं कि डस्ट का ओशन की बायोजियोकेमिस्ट्री और क्लाइमेट रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा रोल है। उसकी क्या वजह है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को ओशन में लेके आते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, तो वो है आयरन, जो कि एक की माइक्रो न्यूट्रिएंट है फाइटोप्लैंक्टन का। तो आयरन जो है वो रिवर वाटर में बहुत ज़्यादा इनसोलुबल होता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रिवर से जो है वो आयरन नहीं आ रहा। ये मोस्टली जो आयरन आ रहा है ये एटमॉस्फेयर से ही आ रहा है, क्योंकि ये जो है ये एस्ट्रेज और कोस्टल एरियाज में क्या होता है ये अलग हो जाता है। ठीक है, आयरन। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ आयरन फिर क्या हुआ, जो है वो विंड ब्लोन डस्ट हो गई। तो मोस्टली जो एटमॉस्फेरिक डस्ट है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो मेजर डेजर्ट्स हैं, नॉर्थ अफ्रीका, अरेबिया, एशिया, यहाँ से आ रही है। और साउदर्न ओशन में क्या है, क्योंकि ये डस्ट सोर्सेज से काफ़ी दूर है, तो इसलिए यहाँ पर डस्ट सप्लाई भी कम होती है, और इस वजह से वहाँ पर आयरन अवेलेबिलिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी फिर कम होती है।
आयरन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। आयरन का नाइट्रोजन फिक्सेशन पे भी एक इनडायरेक्ट रोल है कि आयरन जो है वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, मेरीन बैक्टीरिया, जिनको आयरन की ज़रूरत होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो इस तरह से वो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इनडायरेक्टली इस तरह से भी ओशन की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर अफेक्ट होता है आयरन का। ये इम्पैक्ट मोस्टली जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशंस में होता है, जहाँ पर ट्राइकोडेस्मियम होता है जो कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया है। तो ये क्योंकि इन रीजन्स में ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर आयरन का होना ज़्यादा फायदेमंद होता है। हिस्टोरिकल एंड करंट डस्ट प्रोडक्शन। अच्छा, आइस एजेस में क्या था? आइस एजेस में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो साउथर्न ओशन की ज़्यादा हुई। ठीक है, तो ये फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो डस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हुई। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से अब जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, तो इसलिए वहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स हो गए, जिसकी वजह से कोल्डर क्लाइमेट हो गया। लेकिन अगर हम अब की बात करें, मॉडर्न चेंजेस जो हो रहे हैं, लैंड यूज़ और क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, उसकी वजह से डस्ट की जो प्रोडक्शन है और उसकी जो ओशन को ट्रांसपोर्टेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो अब ये जो इसकी वजह से जो डस्ट प्रोडक्शन की जो इसका जो इम्पैक्ट है, इसके बारे में यानी कि इसका क्या इम्पैक्ट है ये मेरीन जियोकेमिकल प्रोसेसेस वगैरह पे, ये अभी तक अनसर्टेन है, इसके बारे में इतना पता नहीं है और इसके बारे में मज़ीद जो है वो रिसर्च की जा रही है। तो ये था हमारा सारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।